हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर, एन एजुकेटर ऑफ मैथ्स एंड साइंस, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th आरबीएससी के लिए रिवीजन सीरीज शुरू किया और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारी जियोमेट्री का पोर्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जियोमेट्री को शुरू किया चैप्टर नंबर 11 यानी कि प्रश्नावली नंबर 11 समरूपता सिमिलरिटी को शुरू किया। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक सी बात समझी कि सिमिलरिटी का मतलब क्या है, उसके कुछ कथनों पे विचार किया, स्टेटमेंट्स को देखा, 11.1 एक्सरसाइज को फिनिश किया। आज हम दूसरे लेक्चर के अंदर शुरू करने जा रहे हैं बोधायन प्रमेय, थेल्स थ्योरम। ठीक है, सॉरी बोधायन नहीं, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे और उसका विलोम यानी कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जो हमने कल पढ़ा था उसे रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करने हैं तो सबसे पहले समरूपता का मतलब क्या है, समरूपता मीनिंग, सिमिलरिटी का मीनिंग क्या है। तो अगर आपको बोला जाए कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, तो आप आसानी से बोलेंगे कि सर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी होगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई होगा, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ होगा, और करॉस्पोंडिंग साइड यानी कि ए बी के करॉस्पोंडिंग कौन है, डीई, और इसी टाइप से बी सी के करॉस्पोंडिंग कौन है, ई एफ, तो बी सी अपॉन ई एफ। इसी टाइप से इक्वल लिखेंगे ए सी और के करॉस्पोंडिंग क्या है, डी एफ, तो करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। सिमिलरिटी का मीनिंग ये है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करॉस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। दो अगर समरूप है त्रिभुज तो उनके जो भी कोण हैं वो कोण समान होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। कोणों से मतलब यहाँ पे शेप यानी कि आकृति से है, और यहाँ पर भुजा से मतलब उनके आकार यानी कि साइज से है। ठीक, तो साइज जो होता है वो करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हमने पिछले लेक्चर में सीखी। आज शुरू करने जा रहे हैं हम थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो इसे मिटा दूं बेटा। ओके, थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय बहुत आसान है, बिल्कुल। थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या है, यदि किसी भी एक त्रिभुज के अंदर, स्टेटमेंट क्या है, यदि किसी भी एक त्रिभुज के अंदर अगर किसी एक साइड के समांतर कोई भी लाइन खींची जाए, एक भुजा के समांतर कोई भी लाइन खींची जाए, और ये लाइन दूसरी दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पे अगर काट रही है, और यह अगर तीसरी लाइन के समांतर है, तो वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। एक बार फिर, यदि एक कोई भी रेखा किसी भुजा के, त्रिभुज की भुजा के समांतर खींची जाए, दूसरी दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है या बांटती है। ठीक, तो देखना जरा, ये मान लो कोई त्रिभुज है। स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी त्रिभुज के अंदर अगर हम मान लो ए बी सी है, अगर ये बी सी के समांतर कोई लाइन खींचे, ये लाइन अगर बी सी के समांतर है, यहां इसे डी और ई पे काट रही है, तो ये एडी अनुपात बीडी, एडी अनुपात बीडी इक्वल होगा एई अनुपात ईसी। Clear? If a line is drawn parallel to one side of triangle, then it divides other two sides in equal ratio. ठीक, मतलब आपने BC के पैरेलल अगर एक लाइन खींची जो अदर टू साइड्स को D और E पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप बोल सकते हैं AD अपॉन BD इक्वल होगा AE अपॉन EC। दिस इज व्हाट थेल्स थ्योरम सजेस्ट। समझ आ रही है बात? थेल्स थ्योरम ये है। ठीक है, थेल्स प्रमेय है। तो ये था स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो प्रूफ देखने के लिए हम इसे वापस एक बार फिर बनाते हैं और फिर देखते हैं प्रूफ क्या है। इसका प्रूफ इसलिए समझना बेटा जरूरी होता है क्योंकि जब आप प्रूफ करते हैं ना, तो आपको छोटी छोटी चीजें पता चलती हैं। आपको किस तरह से आंसर को एक्सप्लेन करके एग्जाम के अंदर एक्सप्लेन करना है, लिखना है, ये चीजें पता चलती हैं, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है वो बनता है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो जियोमेट्री के अंदर बहुत सी चीजें आप छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनके प्रूफ देखना बहुत जरूरी होता है। तो थेल्स थ्योरम के अंदर ये है कि दे क्या रखा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है। सबसे पहले गिवन समझो,
ज्योमेट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गिवन। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है, तो गिवन ये है कि एबीसी एक ट्राइंगल है और जो डीई है ना ये बीसी के पैरेलल है। तो ध्यान देना गिवन क्या है, गिवन तो ये है कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। अच्छा प्रूव क्या करना है, तो आपको टू प्रूव के अंदर यहां क्या लिखेंगे, आपको प्रूव करना है क्या कि सर एडी अपॉन बीडी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी। समझ रहे हैं, इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ जो रेशियो है यानी कि इनका अनुपात जो है वही इनका अनुपात होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम E को B से ज्वाइन कर देंगे और फिर ज्वाइन करेंगे C को D से। तो आपको पता है कि जैसे ही आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, है ना। कंस्ट्रक्शन में यहां पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे D को C से मिलाया और B को E से मिलाया। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखेंगे ज्वाइन D to C एंड B to E। आ रही है बात समझ, इन साइड्स को हमने ज्वाइन करवा दिया। ठीक, अब सबसे पहले हम ट्राइंगल ADE की बात करेंगे। इन ट्राइंगल, यहां पर देखना जरा, त्रिभुज ADE की बात करेंगे। अगर मैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बोलूं, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बराबर क्या होगा, तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से दिया जाता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन बेस और हाइट क्या होते हैं, जो आप बेस लोगे उसके करॉस्पोंडिंग हाइट लेनी होगी। मतलब जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है, आपने अगर इसे आधार माना, इसे बेस माना, तो इस पे इसके करॉस्पोंडिंग जो हाइट होगी, इसके संगत जो ऊंचाई होगी उसे लेना होगा। यानी कि ये ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए इस आधार के लिए, इस आधार के लिए ये ऊंचाई बनेगा, है कि नहीं है, और इस आधार के लिए यहां से एक ऊंचाई बनेगी, समझ रहे हो, हाइट बनेगी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कौन सा आधार लोगे उस पर डिपेंड करेगा कि ऊंचाई क्या होगी। तो 1/2 आधार, यहां पर मैं आधार ले रहा हूं एडी, किसको ले रहा हूं बेटा, एडी, तो ये हो जाएगा एडी गुणा, अच्छा एडी के करॉस्पोंडिंग यानी कि संगत यहां पर ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड या हाइट क्या होगी। तो देखना, अगर मैं ई से यहां पे एक परपेंडिकुलर डालूंगा और इसे नाम दे दिया मैंने एफ, तो आप बोलेंगे यहाँ पे एडी इंटू ई एफ, समीकरण नंबर 1। समझ आई बात। इसी प्रकार से हम बात करते हैं त्रिभुज बीडीई की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, त्रिभुज बीडीई, ट्राइंगल बीडीई की। अच्छा, ट्राइंगल बीडीई का अगर मैं क्षेत्रफल लिखूं तो क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज बीडीई बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस बार हम आधार लेंगे बीडी को, इस त्रिभुज के अंदर आधार क्या लेंगे, बीडीई को, क्योंकि जो आप आधार या बेस लेंगे उसके करॉस्पोंडिंग हाइट लेना पड़ेगा। तो देखना जरा, ये हो गया बीडी आधार, तो सर इसके करॉस्पोंडिंग हाइट क्या होगा। तो समझना मेरी बात, यहां पर त्रिभुज आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, ऐसा सही नजर है, ये ऐसे टेढ़ा है। ठीक है, तो ये जो बेटा एंगल है ना, कौन सा एंगल है, ये एंगल ये 90 से बड़ा है। ठीक है, इन शॉर्ट कहूं तो ये अधिक कोण है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है। ये डी एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, समझ रहे हो। तो जब इस बीडी को तुमने आधार लिया तो यहां पे इस पे परपेंडिकुलर ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर, अधिक कोण त्रिभुज के अंदर, अगर इस भुजा पे, ठीक है, अगर आपको लंब डालना हो, परपेंडिकुलर डालना हो, तो कैसे डालोगे, इसको एक्सटेंड करोगे आगे और यहां से एक परपेंडिकुलर जाता है कि नहीं। तो इस पे भी इसी तरह से एक परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, अच्छा वो परपेंडिकुलर होगा क्या, वो एफ ई होगा। क्यों, क्योंकि इसी बीडी को आगे बढ़ाएंगे और इससे अगर लंब डालेंगे तो ये एक ही लंब होगा, एक बिंदु से, ई बिंदु से इस ए बी भुजा पे एक ही लंब होगा, एक पॉइंट से एक साइड पे एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है, बिकॉज एक पॉइंट की एक लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ही हो सकती है। जैसे देखो, ये बिंदु है, ये कोई पॉइंट है, ये लाइन है, इस लाइन की इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक ही हो सकती है, लंबवत दूरी एक ही हो सकती है। तो इसी ये
बीडी जो है ये AB का ही हिस्सा है, ठीक है। तो BD की जो BD पे परपेंडिकुलर होगा वो भी क्या होगा, FE होगा, और AD पे परपेंडिकुलर भी क्या होगा, FE होगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि लंब दोनों एक ही हैं, यानी ऊंचाइयां दोनों एक ही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि BD के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा सर, FE हो जाएगा, या इसे EF भी बोल देंगे। समीकरण नंबर 2 समझ गए। अब बात करते हैं हम त्रिभुज ADE की फिर से एक बार, इसलिए क्यों कर रहे हैं त्रिभुज ADE की बात, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर मैं इस बार क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का लिखना चाहूं तो ये 1/2, इस बार आधार ले रहा हूं मैं AE को, ठीक है। आधार क्या ले रहा हूं, AE को, ठीक है। आधार लिया मैंने AE, तो AE गुणा, अच्छा AE आधार लिया, तो आपको मैंने क्या बोला था, जो आधार लोगे, जो बेस लोगे, उसके संगत आपको ऊंचाई लेनी पड़ेगी, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट लेनी पड़ेगी। तो यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगी, मान लो मैंने ये बना दिया, ये F के बाद में G, आप बोल सकते हैं DG, कौन सा बना दिया बेटा, DG, तो आप बोलेंगे यहां पर DG, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब बात करेंगे हम DEC त्रिभुज की, कौन से त्रिभुज की बेटा, त्रिभुज DEC की। आप बोलेंगे क्षेत्रफल, तो यहां पर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल डिपेंड करता है इस बात पे कि 1/2 आधार क्या ले रहे हैं, तो आधार इस बार EC लेंगे, क्या लेंगे बेटा, EC। अच्छा EC के संगत ऊंचाई क्या होगी, तो सेम पीछे वाली स्टोरी। आप एक बात बताओ, ये वाला त्रिभुज जो DEC दिख रहा है, ये आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, ऐसा ही है ना बेटा, ठीक है। ये है आपका C, ये है आपका E, और ये है D, तो ये टुकड़ा इसी तरह, तो ये अधिक कोण है, क्या है बेटा, अधिक कोण। तो इस पॉइंट से इस EC को आगे बढ़ाकर अगर हम यहां पर लंब डालेंगे, तो वो लंब यानी कि वो परपेंडिकुलर AC पे ही होगा, और किसी पॉइंट से AC एक लाइन पे एक ही लंबवत दूरी, यानी कि एक ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकती है, तो वो क्या है, DG, समझ रहे हो। तो AE का भी DG हो जाएगा, और इसके EC के संगत भी ऊंचाई क्या हो जाएगी, DG हो जाएगी। आ रही है बात समझ, तो यहां पर भी आप क्या लिख देंगे, DG, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 4, ठीक। अब देखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर किस तरह से आपने ट्राइंगल लिए, तो देखना, पहले मैंने ADE लिया, उसमें आधार AD लिया, फिर मैंने BDE लिया, उसमें आधार BD लिया, अच्छा फिर मैंने इसे वापस से लिया, तब AE आधार लिया, और जब मैंने इस ट्राइंगल को लिया, फिर मैंने EC को आधार यानी बेस लिया। कारण, क्योंकि यहां पे मेरे को AD/BD चाहिए था, या AD ले लिया या BD ले लिया, इधर मेरे को क्या चाहिए था, AE, ठीक है, और EC चाहिए था, AE और EC, इधर लिए AE ले लिया, फिर EC ले लिया, तो ये चारों के चारों ले लिए। अब मेरे को AD/BD चाहिए, तो AD/BD वाला करूंगा, और इधर AE/EC चाहिए, तो इन दोनों को डिवाइड करूंगा, यानी कि मैं ये बोलूंगा इक्वेशन 1/इक्वेशन 2, फर्स्ट पार्ट तो ये होगा। जैसे इक्वेशन 1/2 करोगे, तो आप ध्यान देना, आप बोलोगे क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बट्टा क्षेत्रफल त्रिभुज BDE, समझ आ रही है बातें। जैसे ही करोगे आपको AD/BD, ये करोगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा, देखना जरा, हाफ AD गुणा EF, 1/2 BD गुणा EF। अच्छा EF से तो EF भाई साहब कट गए, आधे से आधा कट गए, तो बचा क्या, AD/BD, क्या बचा बेटा, AD/BD बच गया, इसे समीकरण नंबर दे देंगे हम 1, समझ आया, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से हम करेंगे इक्वेशन, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, इक्वेशन 3/इक्वेशन 4, ठीक है। जब 3/4 करेंगे, 3/4 करेंगे, तब ध्यान देना 3/4 में क्या हो जाएगा, ADE/DEC हो जाएगा, क्षेत्रफल एरिया ADE/ क्षेत्रफल यानी कि एरिया किसका, DEC होगा, बराबर हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल, DG से DG कैंसिल, AE/EC बचेगा, ध्यान देना, हाफ यहाँ पे AE इंटू DG अपॉन हाफ EC इंटू DG, DG टू DG कैंसल, हाफ से हाफ कट गया,
हमें मिला AE अपॉन EC, ये मिला समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक की कहानी ठीक थी, लेकिन क्या मैं इस एरिया को इस एरिया के इक्वल लिख सकता हूं? देखना, क्षेत्रफल ADE जो है, त्रिभुज ADE का जो एरिया है और क्षेत्रफल ADE यहां पे है, त्रिभुज ADE का एरिया तो उतना ही रहेगा, परंतु BDE का एरिया DEC के एरिया के बराबर कैसे हो सकता है? अगर ये बराबर हो जाए तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक, तो ध्यान देना, यहां पर आपको पता है, क्योंकि आप बोलेंगे क्षेत्रफल ADE बराबर क्षेत्रफल ADE, अरे है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन BDE का क्षेत्रफल BDE बराबर होगा क्षेत्रफल DEC। क्यों होगा समझना। ये आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ये है दैट इज BDE और तीसरा है DEC, दूसरा है DEC। ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, ऐसा दिख रहे हैं। ये कुछ इस टाइप से, एक त्रिभुज इस तरह से है, एक ट्राइंगल ऐसा है और दूसरा ट्राइंगल ऐसा है कि नहीं है? अच्छा, ये है DEC और ये वाला जो है ये है DEB या BDE भी बोल देते हैं। अच्छा देखना जरा, ये DE लाइन किसके पैरेलल है? BC की। ठीक है, तो DE दोनों में क्या है? बेस है। आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी क्या, कि अगर कॉमन बेस यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ आधार हो, ऐसे दो त्रिभुज जिनका आधार कॉमन हो, बेस कॉमन हो और बिटवीन सेम पैरेलल्स हो, एक ही समांतर के बीच में बने हो, दो त्रिभुज जिनका आधार समान हो और एक ही समांतर के बीच बने हो। जैसे मान लो, ऐसा मानो कि आपको इस तरह से दे रखा है कि ये एक लाइन है, ये लाइन है, ये समांतर है। ठीक है, तो ये इसको आधार मान के, मान लो आपने ये त्रिभुज बनाया, इसको आधार मान के ये त्रिभुज बनाया, तो ये दोनों त्रिभुजों का आधार समान है। ठीक है, और एक ही समांतर के बीच है। ठीक, तो इस प्रकार के दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? समान। तो यहां पर लिखेंगे आप, ऐसा क्यों होगा? आप बोलेंगे क्योंकि बिकॉज उभयनिष्ठ आधार सॉरी उभयनिष्ठ आधार तथा एक ही समांतर के बीच बने कोण हैं। क्या है? उभयनिष्ठ आधार तथा एक ही समांतर के बीच बने कोण है, कोण नहीं, त्रिभुज है। ठीक है, क्या है? त्रिभुज है, तो इसीलिए इनका क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। अगर क्षेत्रफल समान होगा तो मैं एक बार के लिए बेटा इसको मिटा रहा हूं, अगर इनका क्षेत्रफल समान होगा तो हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। अरे हो जाएगी ना? ठीक है, क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे क्षेत्रफल ADE बटा क्षेत्रफल, ध्यान देना ये वाला लिख रहा हूं, त्रिभुज BDE। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल AD बटा क्षेत्रफल ADE बटा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? DEC। ठीक है, तो आपको पता है क्योंकि यहां पे ये तो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल इसलिए है क्योंकि एक ही आधार तथा एक ही समांतर के बीच बने कोण है। ठीक है, तो यहां पर ये आधार है DE और DE और BC एक ही समांतर है, यानी कि एक ही पैरेलल है, उनके बीच बने एंगल जो होते हैं, सॉरी जो त्रिभुज जो होते हैं, उनका क्षेत्रफल हमेशा समान होता है। ठीक, तो इसीलिए ये इसके बराबर हो गया। अच्छा, इसका वैल्यू समीकरण 1 से रखें तो ये क्या हो जाएगा? AD बटा BD। ठीक है, और अगर मैं इधर वाले का वैल्यू रखूं तो ये क्या है? AE अपॉन EC। ठीक, तो यही था जो आपको प्रूव करना था। दिस इज हेंस प्रूव। तो आप बोल सकते हैं किसी भी एक, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, किसी भी एक त्रिभुज के अंदर
किसी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो ये दूसरी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में काटती है। समझ आई बात? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, इट इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो। ठीक, तो ये था आपका थेल्स थ्योरम यानी कि थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ। तो इस प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा देखना जरा बेटा, इसी ये जो आपने रिजल्ट देखा, इस रिजल्ट के आधार पर यानी कि इस जो भी आपको परिणाम मिला, इस परिणाम के आधार पर कुछ 2-3 परिणाम और भी निकाले जाते हैं और वो हमारे सवाल के रूप में आते हैं। उससे थोड़ा सा सीख लेते हैं। अभी हमने क्या सीखा बेटा कि अगर किसी त्रिभुज ABC में, मैंने त्रिभुज लिया A, B और C, अगर BC किसी भुजा के समांतर एक लाइन खींची, मान लो मैंने खींची DE, तो आपने ये प्रूव किया कि सर पहला जो रिजल्ट है वो AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC होगा। ये आपने फर्स्ट प्रूफ सीखा कि नहीं सीखा? अच्छा, अगर कोई बच्चा इसे उल्टा लिख दे, BD बट्टा AD बराबर EC बट्टा AE हो जाएगा। अगर BD बट्टा AD लिखे तो ये EC बट्टा क्या हो जाएगा? AE। तो इसका अगर आप उल्टा लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक रिजल्ट तो ये है और दूसरा क्या है, इसको उल्टा लिख लें। ठीक, तो दो रिजल्ट हो गए, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ले लें आप तो भी आपका सही है, यानी BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE होगा, वो भी करेक्ट होगा। ठीक, अब एक स्टेटमेंट, एक चीज और समझे, ध्यान देना। मैं अगर इसे इनमें बोथ साइड 1 ऐड कर दूं, देखना जरा मैं क्या कर रहा हूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, अगर मैं किसमें, समीकरण एक में इक्वेशन 1 में एडिंग 1 बोथ साइड, तो आप AD प्लस BD प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE बटा EC प्लस 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब यहां पर एलसीएम लेंगे, देखना बेटा, तो आपको पता है इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका लघुत्तम आएगा BD और BD गुणा 1, ये इधर मल्टीप्लाइड होगा, ये इधर होगा, तो AD गुणा 1 कितना हो जाएगा? AD हो जाएगा, AD प्लस BD, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AE प्लस EC बटा EC। अरे आया कि नहीं आया समझ? कैसे? यहाँ पर BD और एक का लघुत्तम BD, EC और एक का लघुत्तम EC, ये एक को AD से गुणा किया AD, BD को इधर से गुणा किया BD, EC को इधर से गुणा किया EC, एक को इधर गुणा किया तो AE, तो ये हो गया AE प्लस EC बटा EC। AD प्लस BD, AD के अंदर अगर BD जोड़ दिया जाए तो ये क्या बनेगा? AB, तो आप बोलेंगे AB बट्टा BD बराबर, यहाँ पे AE प्लस EC कितना हो जाएगा? AC, तो ये हो जाएगा AC बट्टा EC। ये आपका स्टेटमेंट नंबर 2 जो यहां से मिला, क्या AB बटा BD बराबर होता है AC बटा EC। ठीक है, अब देखना ये यहां पर, इसको याद देखना, समझना कैसे, AB बटा BD AC बटा EC, समझ आई बात? यहां पर पूरी साइड ऊपर तो इधर भी पूरी साइड ऊपर, इधर AB तो इधर AC, यहां पर इधर वाली BD तो यहां पे क्या है? EC, BD इज इक्वल टू EC। समझ आया बात? तो ये आपका सेकंड रिजल्ट है जो इसी से हमने डिराइव किया, इसी से हमने इसको बनाया। समझ आ रही है बात? अब इसका भी रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा ले लिया जाए, तो अगर मैं यूं लिखूं BD बट्टा AB, क्या लिखूं? BD बट्टा AB, तो इधर हो जाएगा EC बट्टा AC, क्या हो जाएगा? EC बटा AC। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं कि EC बटा AC हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा भी सही होगा। ठीक, अब तीसरा रिजल्ट देखें, अगर मान लो AD बटा BD और AE बटा EC, इसका मैं रेसिप्रोकल लिया हो, ऐसा लिखा हो BD बटा AD बराबर होगा EC बट्टा AE, ये समीकरण 1 से है, आपने उसे उल्टा करके लिखा है कि नहीं है? AD बटा BD को AE बटा EC को आपने BD बटा AD इज इक्वल टू EC बटा AE लिख दिया। ठीक, अच्छा इस दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या जोड़ दें? एक जोड़ने पर, तो जैसे ही एक जोड़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा सर BD बाय AD प्लस 1
इज इक्वल्स टू ई सी बाय ए ई प्लस 1, दोनों तरफ एक जोड़ा तो यहां क्या मिला, बी डी प्लस ए डी बट्टा ए डी बराबर ई सी प्लस ए ई बट्टा ए ई। बी डी प्लस ए डी अपॉन ए डी, ई सी प्लस ए ई इज अपॉन ए ई। क्यों? क्योंकि आपने इधर से, आपको पता है ये एलसीएम लेना है, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ए ही आएगा, इन दोनों का एलसीएम भी ए डी आएगा, इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा, ये मिल गया बी डी प्लस ए डी। बी डी के अंदर अगर आप ए डी ऐड करें तो आपको मिलेगा क्या, ए बी, ठीक है, तो यहां बटा में कितना है, ए डी, और ई सी और ए ई सी और ए ई को ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, ए सी, तो ये ए सी अपॉन कितना है, ए। ये आपका हो गया रिजल्ट थर्ड। तो यहाँ पे ध्यान देना, आप कैसे लिखेंगे, रिजल्ट नंबर थर्ड के अंदर लिखेंगे आप ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू होगा ए सी अपॉन ए ई। ये है थर्ड नंबर रिजल्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा रिजल्ट। अगर ये आपको रिजल्ट्स याद होना तो आप आसानी से सवाल करते चले जाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या है, ए बी बटा ए डी, यानी इधर ए बी है, इधर ए सी है, ए बी है, ए सी है, ठीक है। ऊपर ए बी है तो इधर ऊपर ए सी, आपने ऊपर लिया, नीचे लिया ए डी और इधर हो जाएगा ए डी और इधर क्या हो जाएगा ए डी और इधर ए, ठीक। तो तीनों को मैं फिर से रिकॉल करता हूं, ध्यान देना गौर से। सबसे पहले ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। फिर दूसरा क्या, आप लिख सकते हैं ए बी बटा बी डी, इधर ऊपर ए बी था तो इधर ऊपर ए सी, इधर नीचे बी डी था तो इधर ई सी। समझ आ रही है बात। थर्ड रिजल्ट जो है वो हो जाएगा ए बी बटा ए डी और यहां बराबर हो जाएगा ए सी बटा ए ई, क्योंकि इधर ऊपर ए बी था, इधर लिए ऊपर ए सी, इधर नीचे ए बी था, इसीलिए उसके करस्पॉन्डिंग ए ई। समझ आई बात। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इनके उल्टे लिखे हो तो भी सही। उल्टे का मतलब जैसे ए डी अपॉन बी डी को बी डी अपॉन ए डी लिख दे तो इधर हो जाएगा ई सी अपॉन ए, इधर इसको ए बी अपॉन बी डी को बी डी अपॉन ए बी लिख दे तो इधर हो जाएगा ई सी अपॉन ए सी। समझ रहे हो बात। इसी प्रकार ए बी अपॉन ए डी को ए डी अपॉन ए बी लिख दे तो इधर हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी। समझ आ रही है बात। तो ये थे आपका थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय और उसके ऊपर आधारित जितने भी रिजल्ट है। ये तीनों रिजल्ट है, इनको अगर उल्टा करके लिख दें तो तीन और रिजल्ट बन जाएंगे, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। समझ आई बात। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यानी कि विलोम, जो कि हमारी बुक के अंदर प्रमेय 11.2 के नाम से दे रखा है। पहले मैं इसे मिटा दूं। बिल्कुल, उम्मीद कर रहा हूं बेटा सब चीजें समझ आ रही होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। ध्यान देना, यहां पर आपको इसका उल्टा देखना है, यानी कि कन्वर्स देखना है, ठीक है। तो विलोम देखना है आपको, तो आप बोलेंगे विलोम। किसका विलोम है? थेल्स प्रमेय का। थेल्स प्रमेय या जिसे हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। इसे बीपीटी भी कहा जाता है इंग्लिश में। बीपीटी का मतलब क्या है? बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हिंदी में आधारभूत अनुपातिक प्रमेय बोलते हैं, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, ठीक। तो विलोम यानी कि थेल्स प्रमेय, विलोम देखना हमें थेल्स प्रमेय का। थेल्स प्रमेय क्या बोलती थी? अगर एक समांतर लाइन खींच दी जाए किसी एक भुजा के, तो ये दूसरी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यही था ना थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो यहां पर देखना बेटा कि यहां पर क्या होगा, इसके अंदर क्या है, वहां पर कुछ ऐसा कंडीशन था। पहले थेल्स थ्योरम को लिख देता हूं। तो वहां ये था कि अगर आपने इधर कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ की, ये डीई है, तो एडी अपॉन बीडी बराबर होगा ए अपॉन ईसी के। दिया क्या था कि डीई इसके पैरेलल है, समांतर है। विलोम में क्या है? विलोम के हिसाब से अगर आपने कोई भी एक लाइन खींची और ये दूसरी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में बांट रही है, मतलब अगर आपको ऐसा है कि सर ये एडी बाय बीडी इक्वल होगा ए बटा ईसी के, अगर ये रेशियो इक्वल है तो आप बोलेंगे कि डीई जो है वो पैरेलल होगी बीसी से। यहां कैसा था? यहां डीई बीसी के अगर पैरेलल होगी तो इसीलिए आपने बोला एडी बटा बीडी बराबर है ए अपॉन ईसी के। यहां डीई बीसी के पैरेलल थी, इसीलिए इनकी साइड का रेशियो, साइडों का अनुपात बराबर होगा।
ये थेल्स थ्योरम है। विलोम क्या बोलता है? विलोम बोलता है अगर कोई लाइन आपने खींची और वो लाइन इक्वल रेशियोज के अंदर साइड को डिवाइड कर रही है, मींस AD बाय BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इस टाइप से इनका रेशियो इक्वल अगर मिल रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल होगी। अगर ये समान अनुपात में बांट रही है तो ये जो लाइन है, ये बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है, ये इसके क्या होगी? समांतर होगी BC के। समझ आई बात? तो ये है थेल्स प्रमेय का विलोम। इसे प्रूफ देखते हैं तो समझना मेरी बात। इसको मिटा दूं बेटा? ठीक, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ आपको ये करना है कि अगर रेशियो इक्वल है ना, अनुपात समान है, तो रेखा समांतर होगी। तो ध्यान देना, आपने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, और आपने यहां पे D लिया, ABC, यहां पे लिया E, ठीक है, और ये DE है, ठीक। अब आपको ये पता है गिवन क्या है, यानी दिया क्या गया है? दिया गया है कि AD बट्टा BD बराबर है AE बट्टा EC। इसे समीकरण नंबर 1 से लिख दें। समझ आई बात? आपको ये रेशियो बराबर है ऐसा दिया गया। अच्छा, आपको सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है? तो ध्यान देना, टू प्रूव यानी कि सिद्ध क्या करना है? सिद्ध आपको करना है कि DE जो है वो समांतर होगी BC की। समझ रहे हो? अच्छा, ये अनुपात तो बराबर है ना? अरे है कि नहीं है? हमें ये सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट ऐसा मानेंगे, माना DE BC के समांतर नहीं है। हमने ऐसा मान लिया कि ये बोलता है कि DE BC के समांतर सिद्ध करो, प्रूव करो, तो मैंने DE को BC के पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है, ऐसा मान लिया, ठीक। अगर ये समांतर नहीं है तो इस DE से एक लाइन तो ऐसी खींची जा सकती है जो कि BC के पैरेलल होगी। अच्छा भाई, DE इसके BC के पैरेलल नहीं है ऐसा हमने मान लिया, ठीक, लेकिन मैं एक लाइन तो ऐसी खींच सकता हूं D से, इस D बिंदु से जो BC के समांतर हो, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, DE डैश रेखाखंड BC के समांतर है, ठीक है। आपने एक DE डैश रेखाखंड खींचा, मान लो ये खींचा, और बोला ये इसके समांतर है। भाई ये तो इसके समांतर है कि नहीं? ये तो हमने बनाया है, ये है कंस्ट्रक्शन। आ रही है बात समझ? ये आपने इसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। अब आपने जब इसे बनाया DE डैश, तो एक बात बताओ, अगर DE डैश BC के समांतर है, ठीक है, तो आप यहां पे थेल्स प्रमेय लगा सकते हो। तो आप बोलोगे चूंकि DE डैश पैरेलल है BC, तो थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय क्या बोलेगी? थेल्स प्रमेय तो यही बोलती है कि किसी भी एक त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर कोई लाइन हो तो उसे समान अनुपात में काटती है, हाँ के ना? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इफ DE डैश BC के पैरेलल है तो AD बट्टा BD बराबर होगा AE डैश बट्टा E डैश C। समीकरण नंबर 2। ये तो थेल्स थ्योरम क्यों आई? और पहला जो था ये हमें दिया गया था, ठीक। यहां पे भी AD बटा BD है और यहां पे भी AD बटा BD है, तो हम बोलेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो क्या होगा बेटा? AD बटा BD बराबर क्या है? AE बटा EC, और यहाँ पे क्या है? AE डैश, तो ये हो गया AE बटा EC बराबर AE डैश बटा E डैश C। अच्छा, जो AE बटा EC है वही AE डैश बटा EC है। ध्यान देना, AE बटा EC AE डैश बटा EC डैश के बराबर है, ऐसा ही बोलना चाह रहा है। तो आप एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ कि AE जो है AE डैश के बराबर है, AE जो है वो AE डैश के बराबर है कि नहीं है? तो ध्यान देना, क्योंकि यहां से ये इंप्लाइज हो रहा है कि AE इज इक्वल्स टू AE डैश, और ऐसा तब भी पॉसिबल है, AE जब आप AE डैश के बराबर लेंगे
तो ऐसा तभी संभव होगा जब E बिंदु E डैश पे संपाती हो जाए, या हम बोले E डैश पॉइंट E पे कोइंसाइड हो जाए। देखो ये साइड, इतनी साइड इसके बराबर कैसे हो सकती है? ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसको इक्वल होने के लिए E डैश और E को संपाती होना पड़ेगा। मतलब आप बोलेंगे E डैश कोइंसाइड या संपाती होगा। E और E डैश क्या होंगे? संपाती होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? संपाती मतलब कोइंसाइड, एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। तो ये अगर एक ही पॉइंट पे आ गए मींस आप बोलेंगे यहां पे DE डैश इज DE। DE डैश इक्वल्स टू हो जाएगा, इक्वल नहीं बोलेंगे, DE डैश DE होगा। DE डैश ही क्या हो जाएगा? DE डैश ही DE होगा। और अगर DE डैश BC के पैरेलल था तो आप ये बोल सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। क्योंकि अगर DE डैश ही DE हो गया तो DE डैश तो मैंने BC के पैरेलल बोला था, इसका मतलब DE भी BC के पैरेलल होगा और यानी समांतर होगा। यदि ये इसके समांतर है तो हमें यही सिद्ध करना था कि अगर अनुपात बराबर हो तो वो रेखाखंड, वो लाइन जो होती है वो दूसरी तीसरी जो भुजा है यानी कि थर्ड साइड के क्या होती है? समांतर या पैरेलल होती है। तो ऐसा हमने प्रूव कर दिया। एक बार फिर से क्या समझना है? समझना ये है कि थेल्स थ्योरम ये बोलती है कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचा जाए तो वो दूसरी दो भुजाओं को इक्वल रेशियो में, समान अनुपात में बांटती है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, it divides other two sides in equal ratios. ठीक। और सेकंड थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यानी कि थेल्स प्रमेय का जो विलोम है वो ये बोलता है अगर कोई भी एक रेखाखंड दो भुजाओं को, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो यह जो तीसरा भुजा होगी उसके समांतर होगी। If a line divides two sides of triangle in equal ratios, then this line is parallel to third side of the triangle, है ना? तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AE अपॉन EC। ठीक है। और आपको प्रूव क्या करना है? ये इक्वल कि DE किसके समांतर होगा? BC के। तो ये था थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इस प्रकार से हमने आज थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा। अगले लेक्चर के अंदर हमारी एक्सरसाइज 11.2 यानी कि हमारी जो 11.2 है उसके एग्जाम्पल्स और उसके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।